हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन सभी के पास में इग्नू के अंदर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स है और उन सभी स्टूडेंट्स के पास में बीपीएससी 101 का सब्जेक्ट है। यानी अगर हिंदी में बात करें, राजनीतिक सिद्धांत की समझ को अगर वो पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लेकर आए आप सभी के लिए आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर ये है और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो चाहे जून 2024 में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर वे बच्चे दिसंबर 2024 में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं। जून 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, और जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देंगे यानी उन्होंने जनवरी में एनरोलमेंट लिया होगा, तो उन सभी बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि जब उन बच्चों का दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी नज़र में कोई स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एग्ज़ाम की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर आएगा आप सभी के लिए। पेपर जो है वो 2 भाषाओं में आएगा, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। हिंदी में कई बारी भाषाओं की गलती होती है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन करना है, क्योंकि 15 मिनट आप सभी को जो है वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें आपको आंसर नहीं लिखना होगा। 2 सेक्शन आएंगे आप सभी के लिए, 2 भाग बन के आएंगे, जिसमें से हर भाग में से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, और 2-2 क्वेश्चन ऐसे आप करके 4 क्वेश्चन कर लोगे, और 5वां क्वेश्चन आप फिर या तो फर्स्ट पार्ट से या फिर सेकंड पार्ट से कर सकते। तो सभी क्वेश्चनों के जो अंक है वो समान है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 पंचे 100 मार्क्स का आपका पेपर पूरा कंप्लीट बन जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुके हैं, चर्चा कीजिए। यानी इस सिद्धांत में आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुके हैं। मृत होने का मतलब ये होता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता प्रासंगिकता कैसी है, या है या नहीं। मृत का मतलब तो यहाँ पर नहीं, आपको बताना है राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्यों जरूरी नहीं है। इसमें ये बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देखोगे कि हर साल पेपर में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को लेकर क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब इसका आज के समय में प्रेजेंट में कोई रेलेवेंस है या नहीं। जैसे राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, आज के ज़माने में हमें राजनीति से जुड़े हुए जब हमारे पास में कोई कंफ्यूजन होता है या फिर राजनीति से जुड़े हुए हम डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक हमें ऐसी फंसी हुई स्थिति में निकालने का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आज तो लिखे नहीं गए, वो पहले लिखे गए, वो पहले की आवश्यकता के अनुसार लिखे गए थे, तो आज की ज़रूरतों को ही ध्यान, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत का अब कोई वजूद नहीं रह गया है। जिस प्रकार से आज का लोकतंत्र आप सभी को पता है अधिकतर देशों में पसंद किया जा रहा है। अधिकतर देशों में जो वहाँ की सरकार है वो जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है। सरकार के पास में कम से कम दायरा होता है, हम कह सकते हैं सरकार के पास में अधिकार क्षेत्र जो है वो पहले की तुलना में कम कर दिया गया है। आप ये भी याद रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं वैसे डिटेल से करवाऊंगा आगे चलकर, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए यही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको राज्य के बारे में आपका रॉल्फ मिलीबैंड के विचार बताने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉल्फ मिलीबैंड के विचार बताने राज्य के बारे में। राज्य कैसी संस्था है, आपको पता है, चाहे उदारवाद की बात करें हम, चाहे हम मार्क्सवाद की बात करें, मार्क्सवाद, दोनों ने क्या किया है कि भाई राज्य को एक यंत्र माना है। मार्क्सवाद जहां पर कहता है कि राज्य की वजह से शोषण होता है। राज्य एक ऐसी संस्था है, सरकार एक ऐसी संस्था होती है जहां पर क्या होता है। आप बोलोगे सरकार बोल रहे हो आप राज्य को, जी हाँ। आप देखोगे राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, और अगर आप देखोगे तो जो राजनीति होती है, राजनीति इसे इंग्लिश में पॉलिटिकल बोलते हैं, पॉलिटिकल। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। और पॉलिटिकल जो है ये एक पॉलिसी शब्द से बना है, पॉलिसी शब्द, और इस पॉलिसी शब्द का होता है मतलब नगर या राज्य, ये मीनिंग होता है नगर या राज्य। और ये जो नगर या राज्य है जो है, ये बेसिकली सिंपली आप क्या देखेंगे, ये स्टेट को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों जो मार्क्सवादी लोग हैं उनका कहना है कि जो सरकारें होती हैं उस पर केवल ताकतवर लोगों का दबदबा होता है। कैसी भी सरकारों की, चाहे सरकार वहाँ पर राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, और अमीर लोग ही पूरे शासन पे अपनी भागीदारी निभाते हैं, इसीलिए अमीर लोगों के ही दबदबे ज्यादा रहते हैं। तो
शासन व्यवस्था में अगर अमीर लोगों का दबदबा कम करना है तो हमें राज्य नामक संस्था खत्म करनी होगी और हमें गरीबों की तानाशाही लानी होगी। आप सभी को यही याद रखना है, हमें क्या करना होगा, गरीबों की तानाशाही लानी होगी। उदारवादी का क्या कहना है, उदारवादियों का कहना है राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से भाई हम क्या कर पाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चुन पाते हैं और वो सरकार हमारे हिसाब से काम करती है। तो जनता और सरकार के बीच में जो तालमेल या सामंजस्य की स्थिति है उसको बरकरार रखने में इसकी भूमिका, तो ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नव उदारवाद पर टिप्पणी। तो नव उदारवाद पे मैंने आप लोगों को वीडियो अलग से बना रखी है। अगर आप लोगों ने सोल सॉल्यूशन वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सोल सॉल्यूशन वाला, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लगभग 80,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इग्नू के स्टूडेंट्स भी है और यहाँ पर आपके सोल के स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने नया प्लेटफॉर्म जो खासतौर पर बीए वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं मास्टर्स वालों को पढ़ाता हूँ और मास्टर्स वाले जो बच्चे होंगे वो बीए से अपर कैटेगरी के होते हैं। कि पहले आप बीए करोगे तो उसके बाद बीए करने के बाद में आप एमए करोगे। तो मैं यहाँ पर एमए वाले बच्चों को सोल सॉल्यूशन पे पढ़ाता हूँ। तो आप बीए वाले छोटे बच्चे हो तो आप लोगों के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, तो आप इस चीज़ को भी सब्सक्राइब, ताकि अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है विकासवादी और क्रांतिवादी जो है समाजवाद में अंतर बताना है। विकासवादी समाज क्या होता है? विकासवादी समाज एक ऐसा समाज जो जनता को प्रगति के मार्ग पर लेके जाता है, प्रगति के मार्ग पे लेके जाता है। और क्रांतिकारी समाजवाद क्या कहलाता है? जब जनता का विकास नहीं होता तो जनता को क्या करना पड़ता है, अपनी मौजूदा जो सरकार होती है उसके खिलाफ आवाजें उठानी होती है। और आवाजें उठाकर क्या करना होता है, जनता अपनी बातें सरकार से मनवाती है या फिर खुद ही शासन के अंदर आ जाती है। तो वो क्रांतिकारी समाज का रूप होता है। और विकासवादी समाजवाद का रूप ये होता है कि हमने सारे के सारे संसाधन जो है वो सरकार को दे दिए और सरकार क्या करेगी, अब अपनी इच्छा अनुसार, सरकार क्या करेगी, अब अपनी इच्छा अनुसार जनता के बीच में संसाधनों को विभाजित करेगी और जनता का विकास करना। आपके पेपर में शॉर्ट नोट भी आता है, अगर आपको पेपर में आता है तो आप शॉर्ट नोट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगाव का सिद्धांत। तो ये किसका सिद्धांत है अलगाव का? तो कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जी का अलगाव का सिद्धांत बेसिकली मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि पहले एक व्यक्ति क्या करता था कि एक शर्ट को तैयार करता था। उस शर्ट को बनाने के लिए वो एक टेलर यानी एक व्यक्ति जो भी उसको बनाने का काम कर रहा है वही उसकी कटाई करता है, वही उसकी सिलाई करता है, वही उसके अंदर बटन लगाता है। और अंत में जब वो पूरा का पूरा कमीज यानी जो शर्ट है वो तैयार हो जाती है तो उस प्रोडक्ट को देखकर उस मजदूर की या फिर उस व्यक्ति को काफ़ी खुशी मिलती है कि मैंने उसने क्या काम किया। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखें तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो रही है, तब से हर एक मजदूर का काम बटा हुआ है। अधिकतर काम या तो मशीन से होता है या फिर एक व्यक्ति को छोटे मोटे काम करने होते हैं। पूरी तरीके से वो काम नहीं करता और पूरी तरीके से काम नहीं कर पाने की वजह से ही अगर हम देखें तो प्रोडक्ट जो भी बनता है फैक्ट्री के अंदर उसको पूरा अधिकार नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई बटन लगाने का काम करता है, केवल कोई कटाई का काम करता है, केवल कोई सिलाई का काम करता है, कोई पैकिंग का काम करता है। पहले ये सारे के सारे जो अलग अलग काम हो रहे हैं वो सारे के सारे पहले एक ही व्यक्ति काम करता था। लेकिन आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं कि ये सारे के सारे जो काम है वो अलग अलग व्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो मजदूर है वो समाज से तो कट गया फैक्ट्री में जाने के बाद में, समाज से कैसे कटा है? जैसे सुबह सुबह व्यक्ति क्या करता है, सुबह सो के उठे भाई 6 बजे सो के उठे, खाना वाना बनाया 7 साढ़े 7 बजे, 8 बजे निकल गए, 9 बजे ऑफिस पहुंचे या फिर जो फैक्ट्री पहुंचे, वहां से शाम को 5-6 बजे निकले, 5-6 बजे निकले, 5 से 6 बजे के बीच में 5 बजे ही मान के चलो मार्केट गए। मार्केट जाने के बाद में भाई आधा घंटा समय लग गया, घर आए। अब उसके बाद में उसके बच्चे होते, फैमिली होते, थक जाता है, फिर क्या हो जाता है वो सो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति पूरी तरीके से समाज में कट जाता है। व्यक्ति पूरी तरीके से समाज में, उसका समाज के लिए कोई इनरोलमेंट नहीं, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तो कोई योगदान नहीं होता। अलगाव का सिद्धांत भी ठीक उसी प्रकार से बताता है कि एक व्यक्ति पहले कोई वस्तु बनाता था तो उस पर पूरी उसकी इच्छा होती थी, पूरी तरीके से उसमें मिलजुल के काम करते थे। लेकिन यहाँ पर अब अलग अलग लोगों का अलग अलग काम करते तो उनका अलगाव हो गया है वस्तु के प्रति। ये अलगाव आपका। अगला क्वेश्चन है एडमबर्ग के। एडमबर्ग के बारे में बताना है तो सोल सॉल्यूशन वाले यूट्यूब चैनल पे आपको एडमबर्ग जी की वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है नारीवाद की दूसरी लहर, आपका जैक दरिदा के बारे में बताना है। तो नारीवाद की दूसरी लहर, नारीवाद होता क्या है? इसे इंग्लिश में हम फेमिनिज्म बोलते हैं। और नारीवादी बेसिकली होते वो लोग हैं जो महिलाओं को
क्या करते हैं, पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। अब इसमें नारीवाद के अंदर जो है कोई पुरुष भी हो सकता, वैसे तो पुरुष है, और नारीवादी है तो कोई महिला है। वैसे नारीवाद जो है वो एक कॉमन जेंडर है, जिसके अंदर हम केवल ये हम देखते हैं कि भाई महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात। तो जैक दरिदा जी ने क्या बात कही है, इसके बारे में हमको बताना है। ये किस तरीके से बताते हैं कि भाई महिलाओं को भाई चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है, महिलाओं के ऊपर ही घर गृहस्थी के काम थोप दिए जाते हैं, महिलाओं को विकास करने के लिए खुद बाहर नहीं निकलने दिया जाता। महिलाएं जो है वो इतनी सामर्थ्य भी नहीं हो पाती कि महिलाएं कुछ काम और कर सके। महिलाएं पूरा दिन बच्चों का लालन पालन करने में, घर का काम संभालने में, बड़े बुजुर्ग की सेवा करने में लगी रहती है, और उनका इन सब कामों में भी उनका अगर हम देखें वो इन सब काम में लगी रहती है, उनका कहीं पर भी कोई नाम नहीं होता। बस ये कह देते हैं कि तुम महिला हो तो तुम ही करोगे। तो जो नारीवादी लोग होते हैं वो कहते हैं महिलाओं को भी जीवन जीने का अधिकार है, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को भी अपने विकास करने का अधिकार है, महिला पुरुषों से किसी मामले में कम। ये आपको याद रखना है। अगला, लोकतंत्र के प्रचार प्रचार पर टिप्पणी कि लोकतंत्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक चुनाव व्यवस्था के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है, शिक्षा की व्यवस्था के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है। ऐसे फॉर एग्जांपल आप जब छोटे, आपको लोकतंत्र का लाभ ही नहीं पता था, आपको आपके माता पिता बस इतना ही जानते होंगे, जैसे अगर पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या करते हैं, जाकर वोट डालते हैं और हम लोगों को चुन देते हैं और वो सरकार चलाते हैं। लोग इतना ही सोचते हैं, लेकिन लेकिन एक्चुअल में आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र की अच्छाई बुराई, लोकतंत्र से वो कैसे और सुधारा जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ते हो, तो आपको शिक्षा व्यवस्था के बाद में लोकतंत्र के बारे में अधिक जानकारी मिल जाती है। लोकतंत्र के प्रचार के अंदर साथ ही साथ में चुनाव की भी मुख्य भूमिका होती है, राजनीतिक पार्टियों की भी मुख्य भूमिका होती है, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत है उनकी भी एक अलग भूमिका होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की चर्चा करनी है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, हमारा रिप्रेजेंट रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र दो तरीके से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है, जिन लोगों को हम चुनते हैं वो या तो वो हम सभी लोग क्या करते हैं, राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे प्राचीन काल में हुआ करता था। प्राचीन काल में क्या होता था, जैसे कोई भी फैसले लिए जाने होते थे तो आपने देखा होगा कि बीच में युद्ध चल रहा है, सारे लोग यहाँ पर जमा है, मैच देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से पहले मीटिंग होती थी खाली मैदान में, एक जगह पर लोग सारे इकट्ठा हो जाते थे। जिस भी मुद्दे को लेकर उनको कानून बनाना होता था, मीटिंग करनी होती थी, लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ पर वो बातें चल रही होती थी और सभी अपनी राय देते थे, कोई खड़े होकर, कोई बैठकर, कोई हाथ आगे करके, कोई इस तरीके से। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मतलब सिंपल सा ये है कि हमने जिन लोगों को चुना, जैसे आज के ज़माने में इनडायरेक्ट लोकतंत्र जो है ये होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति निर्णय में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे आज का समय है, हम क्या करते हैं, नेताओं को चुनते हैं और हमारा काम खत्म, अब आगे नेता काम करेंगे, तो ये अप्रत्यक्ष है। तो ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है लोकतंत्र के प्रकार। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जैसे ही वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और एग्जाम में भी सबसे अच्छे मार्क्स आप ही लेकर। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। लगभग फुल सोल्यूशन वाले पे आपके 1200-1500 बच्चे के करीब जुड़े हुए हैं। जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो 600 स्टूडेंट लगभग टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय